और वो जो कतर है उसकी समझ में अभी तक नहीं आया था कि ये जो हमारे यहाँ 20 सरगना आके रह रहे हैं, 20 हैं, 50 हैं, वो बाकायदे वहाँ आलीशान कोठियां बनाकर बरसों से रह रहे थे। पिछले 10-15 साल से अड्डा था उनका कतर में। तब कतर के नहीं समझ में आया था कि ये सिया हैं। तो ये अपने आप को धोखा देने के लिए बता, अब ये क्योंकि इनको मालूम है कि जूते वहां पड़ने हैं और बहुत बुरी तरह से पड़ने हैं, तो अब इन्होंने राग अलापना शुरू किया कि वो तो सिया है इसलिए जूते पड़े। 15 साल से जूते क्यों नहीं पड़ रहे थे कि वहां पे कतर की अपनी खोपड़ी बचाना उसके लिए मुश्किल है कि अगर उसने 20 दिन का शायद समय दिया है कि 20 दिन के अंदर अपना बुरिया बिस्तर बांधो और तुम यहाँ से निकल लो, तो उनको तो अभी एक जिस दिन वो 20 दिन उनके पूरे होंगे उससे पहले वो कहाँ जाएंगे ये समस्या उनके सामने पैदा हुई है। इसका असर सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अब कतर तक दिखने लगा सर। हाँ, कतर तक दिखने लगा। और यहां पर जो एक समय झाल बजाते थे ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, फिलिस्तीन मेरा बाप है, ये ओवैसी संसद में चिल्ला गया फिलिस्तीन मेरा बाप है। मैं चौंक गया कि मेरे एक मुस्लिम मित्र है, थोड़ा मैच्योर है, गंभीर है, कांग्रेस 7 कवर करने के दौरान बैठना हुआ, उनने कहना शुरू किया मनीष जी ये जितने हैं ना ये हमास वमास ये सब शिया हैं। तो अब हिंदुस्तान में भी एंगल बनने लगा। मुझे अच्छा ये लगा कि तुमने कहा भाई ओवैसी क्या है, तो बोला वो तो सुन्नी है, तो बोले वो क्यों कूद रहा है, तो एक भ्रम पैदा कर रहा है। इसका मतलब है कि मोदी के हंटर का असर ये हुआ कि वो उनकी भाषा से हमें लगा कि वो ईरान को गाली दे रहे हैं, मतलब ईरान शिया कंट्री है। तो इस देश में पहली बार ये जो पसमंदा और ये सब चीजें हुई, ये पहले कोई बोलता नहीं था शिया सुन्नी। इसका मतलब समझिए कि कतर ही नहीं, यहां पर भी इसका असर हुआ। कतर तो एक कट्टर इस्लामिक कंट्री था, बहुत फुदक रहा था कि हम तो इजराइल को बर्बाद कर देंगे। तो ये क्या हुआ कि ये हंटर कतर तक पर चलने लगा। ना मनीष जी वो क्यों कह रहे थे सिया और सुन्नी, ये समीकरण आपको क्यों समझा रहे थे ये वही जाने, बाकी कुछ नहीं। वहां पे सबसे खास बात ये था कि इस्लामी है। और वो जो कतर है उसकी समझ में अभी तक नहीं आया था कि ये जो हमारे यहाँ 20 सरगना आके रह रहे हैं, 20 हैं, 50 हैं, वो बाकायदे वहाँ आलीशान कोठियां बनाकर बरसों से रह रहे थे। पिछले 10-15 साल से अड्डा था उनका कतर में। तब कतर के नहीं समझ में आया था कि ये सिया हैं। तो तब वो मुसलमान थे, तब वो सिया नहीं थे, न सिया थे न सुन्नी थे। तो ये अपने आप को धोखा देने के लिए बता, अब ये क्योंकि इनको मालूम है कि जूते वहां पड़ने हैं और बहुत बुरी तरह से पड़ने हैं, तो अब इन्होंने राग अलापना शुरू किया कि वो तो सिया है इसलिए जूते पड़े। 15 साल से जूते क्यों नहीं पड़ रहे थे, तो ये कोई मतलब नहीं। अब वो जरा अब समझिए कि वहां पे कतर की अपनी खोपड़ी बचाना उसके लिए मुश्किल है कि अगर उसने 20 दिन का शायद समय दिया है कि 20 दिन के अंदर अपना बुरिया बिस्तर बांधो और तुम यहाँ से निकल लो, तो उसको मालूम है कि अगर उसने 20 दिन में नहीं किया तो ये ट्रंप है। और उधर इजराइल तो बिल्कुल तैयार बैठा है, ईरान को वो निपटा रहा है कि अब वो 21वें दिन जूते उसके सिर पे पड़ेंगे और उन 20 को तो मारना बड़ा सरल काम है। कभी भी जब चाहेगा तब इजराइल निपटा देगा। तो अब इजराइल थोड़ा 20 दिन इंतजार करेगा कि ये निकल के जा कहाँ रहे, बच तो उसकी आंखों से नहीं सकते। और दूसरे उनके सामने भी मनीष जी वही समस्या आई है जो मैं सोरोस के लिए कह रहा था कि अब वो कतर तो उनको निकाल देगा, लेकिन उनको लेगा कौन? उनको सऊदी अरब यूएई तो उनसे बिल्कुल एकदम जैसे नफरत की स्तर तक है, तो वो उसको चिमटी से नहीं छुएंगे। एक अंदाजा लगाया जा रहा है अगर वो लेबनान आए तो मतलब अपनी मौत के दस्तखत करेंगे कि लेबनान में तो घुसने का उनका कोई मतलब नहीं, वहां पूरा इजराइल का कब्जा हो चुका है। तो एक एक जो बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कुछ उसी तरह के लोग जो सिया और सुन्नी वाला राग समझा रहे हैं कि संभवतः वो तुर्की जाएंगे, कतर से निकलकर वो अपना ठिकाना तुर्की जाएंगे। तो वो मैं बता दूं कि एर्दोगान जो है वो भी अपना पल्ला झाड़ रहा है और वो अब की उसने यूएन में भारत के कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं किया। उसके बाद वो पहुंच गया था मुझको कि ब्रिक्स में शामिल कर लो। तो वो एक तरह से आई बला अपने सर पे ले लेगा, या जैसे कहते हैं ना हमारा उड़ता तीर वो पकड़ेगा, तो उड़ता तीर एर्दोगान भी नहीं पकड़ेगा। तो उनको तो अभी एक जिस दिन वो 20 दिन उनके पूरे होंगे उससे पहले वो कहाँ जाएंगे ये समस्या उनके सामने पैदा हुई है। लेकिन कतर कतर मनीष जी किसी और कारण से नहीं, कतर केवल डंडे के कारण से कि उसको मालूम है कि अगर मैंने 20 दिन इनको ना निकाला तो मेरे ऊपर बुरी तरह से जूते पड़ेंगे जिसको वो झेलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उससे पहले वो उनको खदेड़ रहा है और ये एक सबक है हिंदुस्तान के लिए मनीष जी, और ये खासकर इन कांग्रेसियों के मुंह पर काली पोता है। मैं अब बताता हूं मनीष जी की एक आदमी जो हिंदुस्तान में 125 से ज्यादा मुकदमे जिसके ऊपर थे और उन मुकदमों में उसकी सजा सुनाने की नौबत आ गई थी, वो भागकर उसने कतर में शरण ली थी। तो बजाय कतर पर दबाव डालने के या कतर से कहना चाहिए था कि हमारा ये भगोड़ा अपराधी है, इस अपराधी को वापस करो, इन कांग्रेसी सरकार ने यहां पर ऐसा ढोल बजाना शुरू किया कि बड़ा कलाकार भाग गया था, हिंदूवादी कट्टरता से भाग के चला गया था।
वो MF हुसैन वो जाकर कतर में रहा था, जो कट्टर इस्लामी देश है, जहां पर आपकी एक एक चीज निगरानी में रहती है और आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो सीधे फांसी में लटका दिए जाएंगे। वो वहां जाके बड़े सुकून से रह रहा था और हिंदुस्तान में कहेगा मैं तो हिंदू कट्टरपंथियों की वजह से मुझको भारत छोड़ना पड़ा। और वो बेशर्म कांग्रेसी सरकार, मैं बता रहा हूं बेशर्म कांग्रेसी सरकार, कि उसने एक बार भी नहीं कहा कि ये भगोड़ा अपराधी है और उसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, अलग अलग केस थे उसके ऊपर। वो देवी देवताओं के नंगे चित्र बना के यहाँ पे नीलाम करता था, क्योंकि उसके साथ वो कांग्रेसी नेता उसके साथ पार्टनर थी, वो नफीसा अली। वो बाकायदे कनाट प्लेस में उसने उसकी प्रदर्शनी लगाई थी देवी देवताओं के नंगे चित्रों की। तो कांग्रेसी नेता तो उससे एक तरह से करा रहे थे, तो कैसे अपने पापों की बात करते। और यहाँ पे हिंदुस्तान की अलग अलग अदालतों में जो उसको था, तो आज ये पता चल रहा है कि मोदी सरकार आने के बाद हमारे 8 जो वहां पे फांसी की सजा दी थी उनको माफ किया गया है। और किस तरह से वहां पे अब जूता चल रहा है फिलिस्तीन के, जो वहां पे 15 साल से डटे हुए थे और एक वो कांग्रेसी थे कि हमारे भगोड़े अपराधी को कतर वहां शरण दिए रहा। और इनके मुंह से बोल नहीं फूटा कांग्रेसियों के कि ये हमारे यहाँ का भगोड़ा अपराधी है, इसको हमें वापस करो। उसके बजाय ये कांग्रेसी और ये तथाकथित वामपंथी, इनको क्या मेरे मुंह से निकलेगा, ये किस तरह से उसका महिमा मंडन करते थे और आज भी पूरी बेशर्मी के साथ उसको बताते कि बड़ा महान कलाकार था और दुनिया का बड़ा महान कलाकार था। और उसको यहाँ पे कट्टरपंथियों की वजह छोड़, कट्टरपंथियों से नहीं, वो 125 मुकदमों में उसको होती सजा, क्योंकि सारे ठोस सबूत थे, इसलिए वो अपनी जान बचा के यहाँ से भागा था और उससे उसको हम मांग नहीं सके। तो आज बदला हुआ मौसम ये बता रहा है कि पिछली सरकार कितनी कायर थी, कितनी नपुंसक सरकार थी और अब कैसी सरकार है। बिल्कुल, और क्योंकि इसीलिए हम सब मैं पिछली और अगली सरकार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप केवल हमास का मत करिए। वो जो 8 छोड़े गए थे जिनको फांसी की सजा हुई थी, और ये बता दूं कि उसके बाद 6-7 पाकिस्तानियों को वहां सजा हुई और वो लटका दिए गए। वहां पे कतर ने उसके बाद उनको सजा दी, उसके बाद वो लटका दिए गए। पाकिस्तान में बड़ी चर्चा उसकी होती है कि हमारे आदमी को सजा सुना के लटका दिया और हिंदुस्तान अपने 8 जो उनके थे उनको छुड़ाकर वापस ले गया। तो ये सरकारों का दम होता है और ये मोदी बता रहे हैं कि कितनी दमदार सरकार है उनकी। वास्तव में 56 इंच की ही सरकार है।